हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर आने वाला था वो नहीं आएगा, ठीक है। दरअसल वो उसमें आपका रिवर्स है। वर्ल्ड के जितने भी रिवर हैं उनको हम अच्छे से करने वाले हैं। उनका पीपीटी हर एक रिवर का अच्छे से मतलब मैप के थ्रू मैं उसको समझाऊंगा। इसीलिए जो कल वीडियो आएगा आपका मॉर्निंग में 8 बजे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड के रिवर के, ठीक है। तो प्लीज़ कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बजट 2024 और 25 जो अभी आया था उसके बारे में, जो थ्योरी के पार्ट में आपके घटनासार में दिया है उसको ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है। लगभग 150 क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी मतलब इसमें ये भी मैं सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया हूँ, चाहे शिक्षा पर जितना बजट पेश हुआ, पुलिस, ऊर्जा, लोक निर्माण, हर चीज़ें आपको यहाँ पर ले लिया गया है। इससे आपका क्या होगा, जितना भी बजट से क्वेश्चन बनेगा लगभग आपका तैयारी हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग पढ़ चुके हैं, अगर जो पढ़ चुके हैं वो इसको टेस्ट के फॉर्म में ले लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। इस पीडीएफ को, जो आपको ये पीडीएफ बना है, इसको टेलीग्राम पे चैनल पे है, वहाँ पर जाके डाउनलोड करके टेस्ट खुद ही अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है, जो लोग नए होंगे उनको बता दे रहा हूँ कि अभी जो आपका आय दृष्टि आने वाला है या घटनासार आने वाला है, उन सभी का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाएंगे, प्लस थ्योरी भी करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई नहीं करवाता, सब थ्योरी करवाते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब कुछ करवाता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। नहीं तो इतना बड़ा चैनल नहीं है, पता चला अगर भूल गए तो ढूंढना मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कुल आकार कितना था। कह रहे हैं जो अभी यही क्वेश्चन कहाँ पे आया था, ये क्वेश्चन आया था आपके RO 2023 के पेपर में। यही एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी 2024 और 25 में जो बजट पेश हुआ था उसका आकार कितना था। तो उसका आकार कितना था, 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए उसका आकार था। पिछले बजट का कितना था, तो 6,90,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। इतने रुपए पिछले साल था, इस बार ज़्यादा है। तो अगर ये भी पूछा जाए अभी तक का सबसे बड़ा बजट है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो हाँ, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। तो हमेशा जैसे ही आगे होता तो हमेशा बड़ा ही रहता, छोटा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कभी ऑप्शन में आ जाए कि अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट है, तो हमेशा बताइएगा सबसे बड़ा बजट है। कभी भी आपका पैसा मतलब जैसे इस महीने कितना है, तो हर साल आपका पैसा खर्च करने का बढ़ता रहता है। ये नहीं किसी साल घट जाता है, हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए, इस बजट में बताया गया था कि बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च होगी उनके लिए सरकार ने कितना पैसा रखा है अलग से, ठीक है। तो नई योजनाओं के लिए सरकार ने कितना पैसा रखा है, तो नई योजनाओं के लिए सरकार ने रखा है 24,863.57 करोड़ रुपए रखा है, ठीक है। कितना, 24,863 करोड़ रुपए रखा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं बजट में कुल प्राप्तियाँ कितना है। देखिए, बजट जब पेश होता है, मान लीजिए ये बजट पेश होगा, दो चीज़ें होती हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा और कितना जाएगा। तो अनुमानित है, क्योंकि बजट है ये, अभी तो कुछ है नहीं, तो ठीक है। तो बजट में कितना आगे अनुमान किया गया है, कितना प्राप्तियां हमको प्राप्त होगी बजट में सरकार को, ठीक है। तो कुल कितनी प्राप्तियां प्राप्त होंगी, इसमें कितना प्राप्त होगी, तो 7,21,333 करोड़ रुपए 82 लाख, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, 82 लाख याद रखिए, 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए, ठीक है। इसको यहाँ होना चाहिए था, ये है रुपए, ठीक है। तो ठीक है, ये इतना याद रखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कुल प्राप्तियाँ, देखिए अब कुल प्राप्तियाँ को हम तो बता दिए,
अब कुल व्यय कितना होगा तो उसको भी देख लेते हैं, व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल व्यय कितना होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यय वाला। बजट में कुल व्यय कितना अनुमानित है, तो बजट में कुल व्यय कितना अनुमानित है, तो बताइए बजट में कुल व्यय कितना अनुमानित है। तो बजट में जितना ही बजट आया है उतना ही व्यय अनुमानित होगा। अब थोड़ी अपने ऐसा ऐसा थोड़ी है कि सरकार कुछ अपने लिए रख लेगी पैसा, जितना बजट आया है उतना व्यय भी। तो बजट कितना आया है, 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए, ठीक है, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना क्या है, कुल व्यय अनुमानित है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी व्यय में दो चीज़ें होती है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए राजस्व लेखा होता है एक इसी बजट में, ठीक है, मतलब व्यय में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्यय में क्या होता है, राजस्व लेखा होता है एक पूंजीगत लेखा होता है, दोनों में कितना है, तो उसी 7 लाख जो 36,437 करोड़ रुपए है उसी में ये दोनों डिवाइड कर दिया जाता है राजस्व लेखे में, ठीक है। तो कितना है, अब देखिए कितना, अब पूछ रहे हैं राजस्व लेखे का व्यय कितना है, तो राजस्व लेखे का व्यय कितना है, 5,32,655.33 रुपये, ये क्या है राजस्व लेखे का व्यय। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यही 4-5 क्वेश्चन हैं, इनको याद, लगभग 10 नंबर तक ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बजट में पूंजीगत व्यय कितना है, तो बजट में पूंजीगत कितना है, तो 2,03,782.38 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, पूंजीगत लेखे, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितना है, 2,03,782 करोड़ रुपए, अब याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जैसे क्या हुआ, सरकार के पास जितना आया उससे ज़्यादा खर्च हुआ, मान लीजिए 100 रुपये आया और सरकार ने कितना खर्च कर दिया, 110 खर्च कर दिया, तो कितना राजकोषीय घाटा हुआ, 10। सरकार का कितना हुआ, 10 घाटा हो गया, क्योंकि 100 रुपये तो सरकार कमा रही है और 110 रुपये खर्च कर रही है, तो कितना हो गया, 10। तो हमेशा सरकार ये मैनेज करने की कोशिश करती है राजकोषीय घाटा ज़्यादा ना बढ़ना पाए, ठीक है। मान लीजिए आप 50,000 सैलरी पा रहे हैं, आप 60,000 खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 10,000 तो घाटा ही हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे 10,000, वही तो सभी, चाहे सरकार हो चाहे इंडिविजुअल कोई हो, उसको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा ज़्यादा नहीं। आप देखिए यहाँ राज्य से रिलेटेड था, राजकोषीय घाटा वो जो आपका होगा तो आपका घाटा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटा कितना, फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, कितना अनुमानित है, तो ये है 86,530.51 करोड़, ठीक है। तो 86,530.51 करोड़ रुपए अनुमानित है आज को। अब देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, मतलब उत्तर प्रदेश जीडीपी का कितना परसेंट है राजकोषीय घाटा, तो कितना है, 3.46%। इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। तो कितना है, 3.46% राजकोषीय घाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कितना है, 3.46%। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए पूछ रहा है बजट में शिक्षा पर कितना धन अनुमानित किया गया, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया था। तो बजट में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया था, तो कितना, लगभग 76,035 रुपये खर्च किया गया था, ठीक है। 76,035 करोड़ रुपए खर्च किया गया था किस पर, शिक्षा पर। देखिए इस बजट की यही खासियत थी, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बजट अलॉट किया गया था, तो सबसे ज़्यादा आप कहेंगे एजुकेशन पर, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया था, ठीक है। तब भी वैकेंसी कम निकलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना शिक्षा पर खर्च किया गया था। अब देखिए दूसरा किस पर खर्च किया गया था, दूसरा शिक्षा है, आपके इलेक्ट्रिक जो आपके घर आती है, ऊर्जा पर खर्च किया गया था। लगभग 57,000 करोड़ रुपए किस पर किया गया था, ऊर्जा पर खर्च किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, नमामि गंगे पर कितना खर्च किया गया था,
तो नमामि गंगे पर लगभग 25,710 करोड़ रुपए नमामि गंगे पर खर्च किया गया था। अभी आगे हम सब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2024-25 में प्रदेश की अनुमानित जीडीपी कितना होने की संभावना है। तो 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी कितना होने की संभावना है, तो कितना 25 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। कितना 25 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 के कितने किसानों को अक्टूबर 2023 तक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। तो ये बताइए कब अक्टूबर 2023 तक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। तो कितना किया गया, 10 लाख रुपए किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप सुने होंगे किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक कितनी धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित किए गए। तो कितना, लगभग 63,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया, ठीक है। कितना, 63,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका किस योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सी योजना है जिसमें किसान अगर 60 वर्ष की हो जाएगा, वो लघु और सीमांत किसानों की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे, पेपर में दे सकता किस किसान के लिए ये नियम है। तो लघु और सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष की जब उनकी आयु हो जाएगी तो 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो वो सरकार की कौन सी योजना है, तो वो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, करिए आप भी खुद करिए, कह रहा है निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 2023-24 में कितनी बढ़ाई गई। तो बताइए जो मतलब बेसहारा महिला हैं उनके पेंशन की योजना जो है 2023-24 में कितने से बढ़ाकर बजट में कर रहे हैं, कितने बढ़ाकर कितना किया गया है। तो कितना बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 500 से रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो पात्र बालिकाओं को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र जो बालिका होती हैं उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है, 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके बारे में और दिया है, पूछा जाता है कितनी श्रेणियों में सहायता दी जाती है ये, तो ये कितनी श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूछे तो बालिकाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है और कितनी श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2019-20 से 2023-24 तक कितनी बालिकाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। तो लगभग कितनी बालिकाओं को इससे बेनिफिट हुआ है, 17.82 लाख, ठीक है, लगभग 18 लाख बालिकाओं को इससे प्राप्त हुआ है लाभ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत कितने रोजगार सृजित हुए हैं। तो कितने रोजगार सृजित हुए हैं, 1,92,193 रोजगार सृजित हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो नरेगा योजना है के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे। तो मतलब कितने काम हुआ था, कितने करोड़ रुपए का मतलब कितना काम हुआ था, सरकार को कितना देना पड़ा था। तो कितना है, 28,68 लाख रुपए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश कितने कामगारों का पंजीकरण हुआ है। तो ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के कितने कामगारों का पंजीकरण हुआ है, 8.32 करोड़ रुपए करोड़ कारीगर मतलब जो काम करने वाले हैं इनका पंजीकरण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
करा निर्माण कामगार मित्र विकलांगता सहायता और अक्षमता एवं पेंशन योजना का निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करके किस नई योजना का निर्माण किया गया है? तो ये किस नई योजना का निर्माण किया गया है? निर्माण कामगार मित्र और दिव्यांगता सहायता योजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खोले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने खाते खोले गए हैं जनधन योजना के तहत? 9 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक है, कितना? 9 करोड़ खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के कितने नामांकित हुए हैं? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1.90 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है, अटल पेंशन योजना के तहत प्रदेश में कितने नामांकन हुए हैं? तो अटल पेंशन योजना के तहत 1,18,00,000 लोगों का नामांकन हुआ है अटल पेंशन योजना के तहत। नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है? अचीवर्स की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। किस में? अचीवर्स की श्रेणी में। अब यहाँ पर देखते हैं, सब आपके घटना सार का ही है पूरा। ठीक है, जो थ्योरी है वही एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहीं करवाया जाता है, पूरे यूट्यूब पे कहीं खोज डालेंगे ऐसा नहीं करवाया जाता कहीं भी। लीड्स 2023 रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है? इसलिए मैं करवाता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना फील हो पढ़ते वक्त, या आपको टेस्ट देने का मन करे तो टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है लीड्स रैंकिंग 2023 में? तो किस में? लॉजिस्टिक की सुलभता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार के नेटवर्क से राज्य के उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के माल के परिवहन में सुविधा मिलेगी? तो किस में? वायु जल सड़क और रेल नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर का, कह रहे हैं मातृ मृत्यु दर वर्ष 2024 में कितनी थी और 2022 में कितनी हो गई? ठीक, सॉरी 24 नहीं 2014। ठीक है, तो वर्ष 2014 में कितनी थी और 2022 में कितनी हो गई? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी थी और अब कितनी हो गई? तो पहले 285 प्रति लाख से 167 प्रति लाख, मतलब कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते ये क्या कह रहा है, शीर्ष मृत्यु दर वर्ष 2014 में कितनी थी और वर्ष 2020 में कितनी हो गई है? तो शिशु मृत्यु दर ऊपर मातृ मृत्यु दर पूछा था, यहाँ शिशु मृत्यु दर, तो वर्ष 2020 में कितनी हो गई है? तो 48 प्रति हज़ार से 38 प्रति हज़ार हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं? आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला अपना प्रदेश क्या है? नंबर 1 पे है। तो कितना आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है? 4,86,00,000 कार्ड वितरित किए गए हैं। कितना? 4,86,00,000 कार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है? किसकी बात में कर रहे हैं? मातृ वंदना योजना के। ठीक है, तो मातृ वंदना योजना में कितने करोड़ के? 322 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित है। ठीक है, मातृ वंदना योजना में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि कितना यहाँ पर, लगभग सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अभी मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? लेकिन एक सरसरी निगाह आप रखे रहिए, हो सकता है कभी आ जाए, तो आपके अगर दिमाग में रहेगा तो आप लगा देंगे वहाँ पर। ठीक है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश में कुल? तो प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, 65। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य कितने जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित है? तो कितने जनपद में मेडिकल कॉलेज आच्छादित है? तो 65 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन जनपद में अगर देखा जाए सिर्फ 45 ही जनपद में है,
मतलब किसी किसी जनपद में एक दो दो ज़्यादा हो जाएंगे, हो सकता है 2 हो 3 हो, ठीक है। लखनऊ हुआ, कानपुर, ये सब बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 1 2 ज़्यादा हो, ठीक है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? तो राजकीय कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कितनी कॉलेजों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? 6 से 23 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है, आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? तो कितने? 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 का, बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के तहत किस प्रकार की टाउनशिप विकसित करने की योजना है? मतलब बुंदेलखंड का जो एरिया है, सूखा एरिया एकदम पड़ता है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला एरिया बता रहे हैं, तो नीचे वाला जो एरिया है बहुत सूखा एरिया है, ये इस साइड का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार के औद्योगिक, तो यहाँ पर औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 मिनट आप होल्ड करेंगे थोड़ा सा, चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। गंगा एक्सप्रेसवे वे एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है? तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है? तो कितना? 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसको किसके से जोड़ने के लिए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो कितने करोड़ रुपए लगाया जाएगा तो जुड़ जाएगा? 500 करोड़ रुपए लगा देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ ही दीजिए, कुछ लोग को आराम भी हो जाएगा, ठीक है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? 400 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 40 नंबर का रहा, वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? तो ये कौन सी नीति लागू की गई है? तो विशेष इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति लागू की गई है। कौन सी? विशेष इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति लागू की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में चालू वित्तीय वर्ष में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो यहाँ पर 19.2% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 42 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एयरपोर्ट हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित हुए हैं? तो हवाई कनेक्टिविटी के लिए कौन से एयरपोर्ट चयनित हुए हैं? तो इस अलीगढ़ हुआ, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट, ये एयरपोर्ट हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित हुए हैं। याद रखेंगे, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अयोध्या में जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम इसका नाम है, ठीक है, के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो उसके विकास के लिए कितने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो 150 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ठीक है। कितना? 150 करोड़ रुपए अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के लिए। अब यहाँ देखिए, हवाई पट्टियों के निर्माण और विस्तार सुदृढ़ीकरण हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो ये कितना? लगभग 1100 करोड़ रुपए, लगभग नहीं 1100 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 150 क्वेश्चन है, पूरा कर लीजिए। आपको इसके बाद 1 2 बार रिवीजन कर लेंगे आप, उस पर घटना सार से देख लें, आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। म्योरपुर, सोनभद्र, ठीक है, सरसावा, सहारनपुर में के एयरपोर्ट का विकास किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर का, कह रहा है वर्ष 2023-24 के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की औसत घंटे कितनी थी? जैसे ग्रामीण, जैसे आप गांव में अगर रहते होंगे तो आपके यहाँ कितनी बिजली आती होगी? कितना बजट में बताया गया कितनी बिजली आती थी? बताया गया 18 घंटे बिजली, ठीक है। तो आपको पता होगा 18 घंटे आता है, मतलब इतना ही कम नहीं आता, आता भी है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है,
हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को कितनी मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है? कितने मासिक किस्तों में ये दिया जा रहा है? 10 मासिक किस्तों में। कितना? 10 मासिक किस्तों में दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित है? तो बताइए कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित है? तो कितने? 4000 मेगावाट का। कितना? 4000 मेगावाट का विकास लक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा? ठीक है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में तो 22,000 मेगावाट किया जाएगा। कितना? 22,000 मेगावाट। ये बिजली से ऊर्जा से संबंधित है। वर्तमान में यहाँ का रहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं वर्तमान में कितने? 2600 मेगावाट की है। ठीक है, 2600 मेगावाट की। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ है प्रदेश में अब कितने मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो अब तक कितने जो छत पे जो सोलर पैनल लगता है, ठीक है, जैसे बहुत जगह लगता है, देखा छत पे ही सोलर पैनल लगा दिया जाता है, उससे बिजली आपूर्ति होती रहती है। तो कितना? लगभग 238 मेगावाट। याद रखेंगे 238 मेगावाट रूफटॉप के लिए। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में कितने करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? तो कितना? 914 करोड़ रुपए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कानपुर मेट्रो रेलवे परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में कितने करोड़ रुपए के व्यवस्था प्रस्तावित है? तो कानपुर जो मेट्रो बन रहा है उसके लिए 395 करोड़ रुपए। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में कितने करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित किया गया है? तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346, ठीक है, करोड़ रुपए। ठीक है, सभी कुछ हम बता दिए हैं, मतलब इतना डाटा नहीं याद करना, मतलब आपको याद थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि 300 के करीब ही है, ठीक है, 400 के करीब है। अब अमृत 2.0 योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो अमृत 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? 4500 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे बीच बीच में इम्पोर्टेंट आ जाता है, जैसे क्या ये इम्पोर्टेंट आ गया। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावित है? तो 2500 करोड़ रुपए जो महाकुंभ होगा इस बार, उसमें 2500 करोड़ रुपए व्यय होगा। ठीक है, कितना? 2500। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, महाकुंभ के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? ठीक है, तो ये कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? ये 800 करोड़ रुपए। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्बन फ्लड और स्टार्स वाटर ड्रेनेज योजना के लिए कितने करोड़ रुपए? तो 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? स्मार्ट सिटी हेतु कितने करोड़ रुपए की? 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय के लिए कितने करोड़ रुपए की? तो कान्हा ये किसके लिए? 400 करोड़ रुपए यहाँ प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? तो अब तक कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब 62 नंबर का देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो कितने करोड़? तो 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए व्यवस्था प्रस्तावित की गई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ग्रामीण। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
यहाँ पर देखते हैं ग्राम स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ग्राम स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए। जैसे गांव में, जैसे गांव है ये, तो यहाँ पे स्टेडियम बना दिया जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा, और जिम भी बना दिया जाएगा ताकि लोग जाके वहाँ पर जिम करें। जैसे शहरों में भी देखते होंगे कहीं कहीं जिम टाइप लगा रहता है, ठीक है, वैसे गांव में भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 25 करोड़ रुपए इससे लिए प्रस्तावित कर दिए गए हैं। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में विकास दर का लक्ष्य कितने % प्राप्त करने का है। तो कृषि क्षेत्र में विकास दर का लक्ष्य कितना है, 5.1% प्राप्त करना है। देखिए वर्तमान में पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल कितना है। तो गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 29.66 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, कितना, 29.66 लाख हेक्टेयर। अब यहाँ पर देखते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय का संचालन शुरू किया गया है। तो कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये गोंडा में शुरू किया गया। कहाँ पर, गोंडा में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितने, 100 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। 70 नंबर का उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। तो कितने करोड़ रुपए की प्रस्तावित की गई है, 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में बृहद गौ संरक्षण केंद्र संचालित हैं। तो प्रदेश में कितने गौ संरक्षण केंद्र संचालित हैं। तो 303, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। तो कितने करोड़ रुपए की, 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और देखिए उज्ज्वला योजना के तहत, तो उज्ज्वला योजना के तहत कर रहे हैं अंतर्गत 2023-24 में कितने लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे। तो पिछली बार कितने किया गया था। तो ये 56 लाख लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किया गया था, 56 लाख। अब देखिए अन्नपूर्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो अन्नपूर्ति योजना के लिए, ठीक है, तो 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए प्रस्तावित की गई है। नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। तो बताइए कितने, तो 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें प्रारंभ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान विकास अभियान में कितने लोगों को जोड़ा जाएगा। तो 1 लाख लोगों को पहले जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में कितने एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो कहाँ पे, लखनऊ हरदोई में, ठीक है। तो वहीं पर कितने करोड़ रुपए मेगा इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लखनऊ हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ हरदोई मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर दिखाते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या करा है, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में कितने एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया जाएगा। तो कितना, 1000 एकड़ में किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर शायद मैंने गलत पढ़ दिया होगा, ठीक है। तो 1000 एकड़ में
प्रस्तावित किया जाएगा। और यहाँ पर कह रहा उसके लिए पैसा कितना आवंटित किया गया है, तो उसके लिए पैसा कितना आवंटित किया गया है, उसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1000 एकड़ में बनेगा। कहाँ पर? लखनऊ हरदोई में। कितने एकड़ क्षेत्र में? 1000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है, तो कितने करोड़ रुपए का बजट? 150 करोड़ रुपए का बजट, ठीक है। तो पहले ये याद रखेंगे कि ये तो हो गया कि 150 करोड़, ये नहीं उतना पूछा जाए। ये पूछा जाएगा जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? वाराणसी में किया जाएगा। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, निफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। उसके लिए पैसा भी 150 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करा, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत कितने डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, तो कितने? 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। अब यहाँ पर देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन, नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है, तो कितने करोड़ रुपए का? 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत के वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्थापन। अब देखिए ग्राम पंचायत है और वहाँ और वार्ड स्तर पर, जैसे शहर में वार्ड होता है और ग्राम पंचायत होता है गाँव में, तो वहाँ पर क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी, ठीक है। अब जैसे बच्चे क्या होता है प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी खुल जाएगी गवर्नमेंट की, तो आसान हो जाएगा, पैसा बच्चों का बचेगा, ठीक है। तो कितने मतलब कितने व्यवस्था प्रस्तावित, देखिए जिम की भी व्यवस्था थी, स्टेडियम की भी हो गई थी, अब क्या है ये डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। ये सब तो ओपन तो कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सभी चीज़, लेकिन क्या होता है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब एक बार ओपन कर दिया इसके बाद उसकी साफ़ सफाई गंदगी ये सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है, तो कितने करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई। अब देखिए 3 जगह ये राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, कहाँ कहाँ पे, एक विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी नाम से, याद रखिएगा माँ विंध्यवासिनी नाम से, कहाँ पर, विंध्याचल में। एक मुरादाबाद मंडल में, याद रखेंगे मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय। एक यहाँ कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। तीसरा कहाँ बन रहा है, तो याद रखिएगा देवी पाटन मंडल में, याद रखेंगे देवी पाटन मंडल में। तो देवी पाटन मंडल में किस नाम से, माँ पट्टेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, याद रखिएगा माँ पट्टेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। जो उस साइड के होंगे वो जानते होंगे। तो ये 3 जगह प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर, विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल धाम मंडल में, एक मुरादा मंडल में, और एक देवी पाटन मंडल में, वहाँ पर नाम भी पड़ गया है माँ पट्टेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। मुरादाबाद वाला भी नाम नहीं पड़ा है। तो इसके लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है, 51.20 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। कितना, 51.20 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि करा स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ की स्थापना, तो कहाँ होगा, स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर कहाँ पे बनेगा, लखनऊ में की स्थापना हेतु तो कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, यहाँ पर 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कितना, 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना, तो ये याद रखेंगे, ज़्यादा ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट में स्थापित किया गया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे? महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट में। कितना रुपए की व्यवस्था की गई है? 10.53 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाहे अयोध्या को जोड़ेंगे, काशी को, मथुरा को, नैमिषारण्य को, विंध्याचल, देवी पाटन, बरेली को किसके तहत जोड़ा जाएगा? मतलब इनको एक रोडवे से कनेक्ट किया जाएगा। उस कॉरिडोर को क्या नाम दिया जाएगा? उस कॉरिडोर को नाथ कॉरिडोर दिया जाएगा नाम, ठीक है। कौन सा कॉरिडोर नाम दिया जाएगा? नाथ कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, करें वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण को कितने प्रतिशत तक कम तक करने का लक्ष्य रखा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों 2030 तक पूछा है? उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण को कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य दिया गया है? तो कितने परसेंट? 15% तक, ठीक है, 15% याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, लखनऊ में 1500 एकड़ क्षेत्र में किस तरह का विकास होगा? तो लखनऊ में 1500 एकड़ क्षेत्र के तहत किस तरह का विकास होगा? एरो सिटी का विकास होगा, ठीक है। तो ये एरो पूछेगा कि एरो सिटी का विकास कहाँ पर किया जाएगा? 1500 एकड़ में लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 89 का क्वेश्चन, कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो कुकरेल, पहली बात ये याद रखिएगा, कहाँ पे? लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी कहाँ है? लखनऊ में। कितने करोड़ की? 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? 50 करोड़। और कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में याद रखेंगे। हम देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के तहत सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु पर अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को कितना कर दिया गया? पहले 1.5 लाख रुपया था, अब कितना? 5 लाख रुपये कर दिया गया। यहाँ पर देखते हैं, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं? कितने? 16। जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विश्वविद्यालय 16 मतलब स्थापित किए जाएंगे, बजट में बोला गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, अटल आवासीय विद्यालय की कुल लागत निर्माण कितना होगा? तो अटल आवासीय विश्वविद्यालय का कुल लागत निर्माण 1267 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कराए राज्य वस्तु और सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितने रुपए निर्धारित किया गया है? तो 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि स्टाम्प और पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितने रुपए निर्धारित किया गया है? तो स्टाम्प से कितना सरकार कमाना चाह रही है? 35,651 करोड़ 93 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, तो वाहन कर से राजस्व मतलब जो आरटीओ से डिपार्टमेंट है, इससे कितना कमाना चाहती है? तो ये कितना कमाना चाहती है इससे? तो इससे ज़्यादा नहीं, 12,504 करोड़ 73 लाख रुपए कमाना चाहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करा, देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में योगदान है? तो कितना परसेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में योगदान है? कितना? 65%, याद रखिएगा 65%। और ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बन गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बन गया है। भारत का पहला फ्रेट विलेज किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला फ्रेट विलेज, ठीक, तो ये वाराणसी में, भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में विकसित किया गया है। कहाँ? देश में कौशल विकास की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश अपना है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में फूड बास्केट के रूप में पहचान किस उत्पाद में अग्रणी है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है किस उत्पाद में अग्रणी है? फूड बास्केट के क्षेत्र में। दूध में, चीनी, गन्ना में, चीनी में, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल। सी वाला आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना लंबा है? तो उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना लंबा है? 1600 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एसोचैम द्वारा किस श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला? तो उत्तर प्रदेश को एसोचैम द्वारा किस श्रेणी में पदक मिला है? बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट में मिला है। ठीक है, बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट में एसोचैम द्वारा स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हनुमानगढ़ी का लड्डू है इसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कब मिला है, ये इम्पोर्टेंट है किसको जीआई टैग मिला है। तो हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है, 8 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पे क्या करा, हनुमानगढ़ी के लड्डू किस सामग्री से तैयार किए जाते हैं? तो ये शुद्ध देसी घी से तैयार किए जाते हैं। इससे पहले तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है वो जीआई टैग मिल गया है, तिरुपति बालाजी का प्रसाद भी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने जीआई टैग हैं? तो उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग हैं? तो 48 जीआई टैग हैं उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, संविदा गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कब किया गया? तो ये बताइए कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को किया गया। किसने किया? संविदा गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का। तो ये कौन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कितने? राजनाथ सिंह ने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा कि संविदा गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर? तो ये वृंदा मथुरा वन में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, संविदा गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल में कितनी बालिका विद्यालयों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? कितनी बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 870। ठीक है, नहीं देखते हैं, अब यहाँ पे करा कि वाराणसी किस भारतीय शहर को 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये क्या होता था कि मतलब वो ड्रोन छोड़ते थे ऊपर, उससे मैपिंग कर दिया जाता था पूरे शहर का। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कहाँ पर? वाराणसी है, तो ये वाराणसी में ही है। ठीक है, मतलब आंसर में दिया है, वाराणसी किस भारतीय शहर को 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला पहला शहर बनाया गया? तो वो वाराणसी, यहाँ वाराणसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, नहीं देखते हैं। 111 नंबर का रहा, 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाएगा? भीड़ नियंत्रण, अवैध निर्माण की निगरानी करने के लिए किया जाएगा। मतलब ऊपर कैमरा लगा दिया है, सब कुछ देखा जाएगा कौन क्या कर रहा है। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्या कर रहा है? कह रहा है बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में स्थापित मशीन किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वदेशी है? तो किस? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। अब यहाँ पे 114 नंबर का देखते हैं, डीएनए बैंक की स्थापना में भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी? तो महामारियों के प्रभाव को रोकने में सहायता मिलेगी। ठीक है, 115 नंबर का देखते हैं, कहना मानव डीएनए बैंक की स्थापना के लिए किस देश की डीएनए बैंक का उदाहरण लिया गया है? तो ये एस्टोनिया से ये मतलब सीख मिली है कि यहाँ से ले लिया जाए। ठीक है, तो हम कॉपी कहाँ से किए हैं? एस्टोनिया से। यहाँ पर देखते हैं, मशीन द्वारा डीएनए निकालने वाले किस प्रकार की सामग्री का उसको उपयोग किया जाएगा? तो किस प्रकार के? चाहे रक्त से भी हो तो वो भी डीएनए मिल जाएगा, लौर से भी, बाल से भी। ठीक है, उपरोक्त तो सभी से डीएनए किसी का चेक करना हो तो बाल देखते नहीं, मूवी में देखे हैं, बाल गिरा रहता है, सीआईडी आता है तो वो बाल उठाता है, उसका चेकअप करने जाता है वो जो डॉक्टर रहता है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस स्थान को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए तो कहाँ पर दिया गया है? तो याद रखिएगा ये अयोध्या में। तो मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। ठीक है। 118 नंबर का, उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? महाराजगंज में। ये सब क्वेश्चन हमने जब उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल वीडियो आया था, सिर्फ उसमें बजट नहीं था, उसमें करवा दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना है? आयुष्मान कार्ड। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए की मदद के लिए एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया है? त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। क्या? त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करा, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित गैस फायर ट्रेंड दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा? भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा ये किया गया है। 121 नंबर का। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन। 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसलिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 2025 से 2029 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी कहाँ पे? नोएडा शहर में ही किया जाएगा, वही एक आधुनिक शहर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 123 नंबर का। अभी मैं उसका भी वीडियो लाने वाला हूँ जो क्रॉनिकल है, और ये इस मंथ का जो आया है उसको भी कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, रात को 9 बजे वो सब वीडियो आएगी, जो क्रॉनिकल की जो वीडियो आएगी, कोई भी वीडियो आएगी क्रॉनिकल की, वो रात को 9 बजे आएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर माँ पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है, कौन सा है? तो वो कौन सा? बस्ती, श्रावस्ती और बलरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करा, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉच ब्रिज का अनावरण कहाँ किया है? तो चित्रकूट के तुलसी झरने पर किया है, बी वाला आंसर। 125 नंबर का देखते हैं, कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? ठीक है, तो ये किस विश्वविद्यालय ने? हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर ने। ठीक है, एसबीटीआई जिसको आप बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK 203 एसाल्ट राइफलें सौंपी हैं? तो ये अमेठी। ठीक है, याद रखेंगे किसने? अमेठी, करेवा के अमेठी में। ठीक है, तो करेवा के अमेठी में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश के सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? नोएडा में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पहला बैटरी चालित टावर बैगन बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये कानपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? आगरा में किया गया है। कहाँ पर? आगरा में किया गया। 131 नंबर का देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? तो इलाहाबाद में। बेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ पर? ये गोंडा में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइव टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये
अयोध्या में बनाया गया है। कहाँ पर? अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा कि हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? तो कितने छात्रों को? 61,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ेगा? बुंदेलखंड में ही सूखा ज़्यादा पड़ेगा, तो वहीं पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो किस में? बेव्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बेव्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर 137 नंबर का देखते हैं। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो कितने? 10 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अब देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो वो कौन सा जिला है? संभल। ठीक है, याद रखिएगा, संभल है। प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाई के अलावा कोई फालतू चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आप कोई भी वीडियो हमारा देख लीजिए, कभी भी व्यू बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए नहीं, कोई भी वीडियो नहीं आता है इस चैनल पर। ठीक है, हमेशा जब भी वीडियो आता है सिर्फ स्टडी से ही रिलेटेड आता है वीडियो। ठीक है, आपका मैं समय समझता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है आपका समय। ठीक है, इसीलिए मैं फालतू की चीज़ें मतलब ये आपका चैनल है स्टडी वाला, अब मैं इसको न्यूज़ चैनल वाला नहीं बताऊँगा कि कोई भी न्यूज़ आई थोड़ा सा मैं आपको बताने लगा, उसमें आपका समय जाता है। ठीक है, वो सब आप कहीं और सुन सकते हैं जहाँ न्यूज़ वाले देते हैं। कुछ चैनल तो न्यूज़ ज़्यादा देते हैं, पढ़ाते कम है। ठीक है, कि मतलब ये कोई भी न्यूज़ आएगी, चाहे वो फेक न्यूज़ आएगी, चाहे जो न्यूज़ आएगी, तुरंत आपके लिए एक क्लिकबेट बना देंगे। ऐसा हुआ पहली बार। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करेंगे, 10 मिनट आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो ऐसे चैनलों से प्लीज़ बचा करिए। ठीक है, जहाँ अच्छा पढ़ाई हो, जहाँ टीचर, मैं नहीं कर रहा, मेरा यही चैनल देखिए, जहाँ पे आपका समय कोई ना लॉस करे टीचर, वहीं पे आप पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। ठीक है, चलते हैं 139 नंबर का। उत्तर प्रदेश ने 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो देश का पहला शहर 139 नंबर का कौन बना है? अभी हमने कहा था 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला, तो ये वाराणसी में बना है। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ रामायण बैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो रामायण बैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जाएगा बताइए? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये आपका अयोध्या में ही किया जाएगा, रामायण बैक्स म्यूजियम का। ठीक है, और कहाँ किया जाएगा? तो ये अयोध्या में। ठीक है, चित्रकूट होता तो आप कन्फ्यूज होते, लेकिन चित्रकूट है ही नहीं है। 5 से 7 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। नहीं, देखते हैं 142 नंबर का। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जा की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? खुर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला? सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसको मिला है? वाराणसी, और किसको मिला है? प्रयागराज को। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, तो लगाइए वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, ये 144 नंबर का देखते हैं। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रास्ता का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में, मतलब किस शहर में? तो किस शहर में किया? प्रयागराज में वातानुकूलित, राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित मतलब एसी वाला रास्ता का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज में किया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर का। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में लिया गया है निर्णय।
अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन दो प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, तो किन दो परिस्थितियों मतलब हस्तियों को, तो ये किसको सम्मानित किया, ये डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक हैं और नवीन जो उद्यमी हैं। ठीक है, रितु और नवीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर का, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान अभी हमने बताया था कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजट आमंत्रित किया गया, तो अभी हम बताए थे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर देखते हैं 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, तो इसको में ऑप्शन क्या होगा, 7,36,438 करोड़ रुपए का। ठीक है, पहले कितना था 6.90 पिछले साल। ठीक है, इस बार 7,36,438 करोड़। ठीक है, तो बस यही इतना क्वेश्चन था, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।